औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिक पावर आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि हम पहले बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इसी तरह से आज के टॉपिक को भी हमने डिस्कस करना है। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला की तरफ जाएंगे, कुछ इक्वेशन को डिराइव करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इसी इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है, किस तरह से इसको हम जो है मैथमेटिकली उस यूनिट में डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स जो हैं हमारे डिफरेंट आने वाले सर्किट्स तक वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आज के टॉपिक में हमने स्टडी करनी। तो सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर से पहले अगर हम सिंपल पावर को डिफाइन कर लें तो दैट इज़ आल्सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सेम इलेक्ट्रिक पावर भी हमारे पास वही है कि द रेट एट विच वर्क इज़ डन। ठीक है, वही चीज़ वर्क रेट है, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पे कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज़ नोन एज़ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अगर हम वर्क इज़ डन इन सर्टेन टाइम की बात करें या रेट ऑफ वर्क की बात करें तो दैट इज़ नोन एज़ पावर। बट हम वही रेट ऑफ वर्क इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट बात करें तो दैट इज़ नोन एज़ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, मैथमेटिकली इट कैन बी डिफाइंड एज़ वर्क डन इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। तो इन एनी सर्टेन टाइम द वर्क डन इज़ नोन एज़ इलेक्ट्रिक पावर। अब हमें पता है कि हम किसी भी सर्किट में जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं जस्ट लाइक दिस कि अगर हमके पास ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, इसमें हमने वोल्टेज सप्लाई किया और वो किसी भी रेजिस्टेंस में से पास आउट करके जो है वो आगे मूव कर रहा है। तो व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द सर्किट, उस वोल्टेज की वजह से हमारे पास करंट फ्लो करता है। किस में करंट फ्लो करेगा? थ्रू एनी रेजिस्टेंस आर इन द सर्टेन टाइम टी। अब हमें कंप्लीटली पता है कि जो वर्क डन यहाँ पे किया जा रहा है, वो बेसिकली वर्क डन क्या है? वो मूविंग या मूवमेंट ऑफ चार्जेस है इन एनी सर्किट। ठीक है? अब इस वर्क डन को जो हमने बात किया कि ये जो यहाँ से इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो चार्जेस को मूव करवाएगा इन एनी सर्टेन यूनिट टाइम टी, दैट इज़ नोन एज़ इलेक्ट्रिक पावर। और उसी को अगर हम मैथमेटिकली लेके चला चाहें तो टोटल चार्ज जो फ्लो किया इन टी सेकंड्स दैट इज़ इक्वल टू वो अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस इज़ इक्वल टू, अगर आपको ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है तो हमारे पास गिवन है कि जो टोटल चार्ज है दैट इज़ करंट आई मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। इन एनी सर्टेन टाइम हमारे पास जो है करंट वो हमारे पास मूव कर रहा है इन एनी टाइम, तो दैट इज़ नोन एज टोटल चार्ज। और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास गिवन है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वो आपके पास जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आपके पास गिवन है। ये दो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो एक चीज ऐड हुई है और वो एडिशन क्या है? वो सिंपल सा एडिशन है कि हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। जब पावर की बात करेंगे तो पावर इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो डब्ल्यू पर टाइम जो है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, यहाँ तक तो एक चीज होगी। अब आगे इसको मजीद लेके चलते हैं। जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा कि जो Q है दैट इज़ Q इंटू आई क्रॉस टी है और इसी तरह से V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है। तो इसी इक्वेशन से हम जो है W की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज़ Q इंटू वी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप पहले चैप्टर की जो थर्ड या फोर्थ टॉपिक हमारे पास उसकी वीडियो जाके देख सकते हो, विद इन अ सीक्वेंस हमारे चैनल पे पड़ी है। अब W इज़ इक्वल टू क्यू वी है और हमें पता है कि जो Q है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं या V की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं। तो Q इज़ इक्वल टू आई इंटू टी है, तो यहाँ पे Q की जगह पे आपने आई इंटू टी पुट कर दिया, V एज इट इज़ है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर है, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं W बाई टी, दैट इज़ वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क की जगह पे जैसे भी हमने ऊपर डिफाइन किया कि जो वर्क है दैट इज़ Q इंटू वी और वी आई टी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वर्क की वैल्यू पुट करें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये t है वो इस t के साथ जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन बच रही है दैट इज वी आई। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ये हम कह सकते हैं कि दिस इज p इज इक्वल टू वी आई, कि जो टोटल पावर है इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज इक्वल टू वी आई, वो वी आई के इक्वल गिवन है। अब इसी तरह से यहाँ पे हमें पता है, या देखें ओहम लॉ की हम बात करते हैं तो ओहम लॉ में क्या कहता है? ओहम लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर होगा। यहाँ से आप V की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और I इज इक्वल टू वी बाई आर भी पुट कर सकते हैं। ये जो दो वैल्यूज़ हैं, अब अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं, लेट्स से V इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू इस V में हम पुट करते हैं, तो इस वैल्यू को इस V की जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बच रही है? दैट इक्वेशन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, एक तो ये भी P की पावर की वैल्यू आ गई और इसी तरह से अगर आप जो है वो इस I की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं इंस्टेड ऑफ V की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं V की वैल्यू को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हम इस I की वैल्यू को उठा के इस वैल्यू में पुट करते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनती है दैट इज़ P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो हमने सिर्फ सिंपली इस VI में पहले V की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, फिर I की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये क्या है, ये सिंपली हमें पावर की वैल्यूज़ बता रहे हैं कि पावर के 3 फ़ॉर्मूलाज़ हमारे पास हो सकते हैं। P इज़ इक्वल टू VI हो सकता है, P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R भी हो सकता है और P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाय R भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास पावर के फ़ॉर्मूलाज़ हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे मूव करते हैं जी। अब हमें पता है कि जो फ़ॉर्मूलाज़ हमारे पास दिए हुए हैं, दे आर वैलिड फ़ॉर्मूलाज़ और ये वैलिड फ़ॉर्मूलाज़ किसके लिए हैं? ये हमारे पास जो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है इन एनी डीसी सर्किट, उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं। दीज़ फ़ॉर्मूलाज़ आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन एनी डीसी सर्किट और ये डिपेंड करती हैं कुछ क्वांटिटीज़ पे और मतलब कुछ कौन-कौन सी क्वांटिटी है ऑब्वियसली जैसे अब ऊपर हम पढ़ के आए कि हमारे पास V है, वोल्टेज है, I स्क्वायर R है या V स्क्वायर बाय R है, तो इन्हीं चीज़ों पे जो है वो ये डिपेंड करते हुए आगे हम मूव करते हैं। तो हम इसी फ़ॉर्मूला को यूज़ करते हैं और इसी से हम जो है वो इसकी यूनिट फाइंड करते हैं। अब हम ऐसा यूनिट की बात करें तो हमें पहले पता है कि पावर जो है वो वॉट में यूज़ होती है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं और 1 वॉट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो 1 वॉट होगी दैट इज़ सेड टू बी कंज्यूम्ड या पावर यूँ कह सकते हैं पावर इज़ 1 वॉट इफ इन एनी सर्किट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied and it causes a current of 1 ampere to flow through the circuit। ठीक है कि हम किसी भी सर्किट में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास 1 एम्पेयर का करंट मूव करता है इन एनी सर्किट देन द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे ये वॉट जो है दिस इज़ अ स्मॉलर यूनिट तो इसके साथ-साथ कुछ बड़ी पावर्स हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है, तो बिगर यूनिट्स ऑफ पावर जो है वो हम यूज़ करते हैं जिसमें किलोवोल्ट है, मेगावाट है किलोवाट है, मेगावाट है, तो किलोवाट जो है दैट इज़ 1000 वाट्स और 10 टू 10 रेज़ पावर 3 वाट्स या मेगावाट्स जो है दैट इज़ 10 रेज़ पावर 6 वाट्स। ठीक है, इसी तरह से इसकी जो है हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास किलोवाट आवर्स यूज़ होता है और जो भी हम जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो उसके लिए जो हमारे पास जो यूनिट है जूल की जिसे हम कहते हैं जैसे हम ऊपर लिख भी दिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली यूज इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज तो जूल जो है वो वेरी स्मॉल यूनिट है। ठीक है, तो इस लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए जो है ये सॉरी इसी एनर्जी को जो है हम कह सकते हैं कि जब हम बिगर अमाउंट पे या बिगर लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं तो दैट इज़ आल्सो नोन एज़ किलोवाट आवर। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर जो है ये अब एनर्जी की यूनिट हमारे पास गिवन है। ठीक है, दिस इज़ नॉट पावर दिस इज़ और हम यूँ भी कह सकते हैं कि एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो 1 किलोवाट आवर है उसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक कमर्शियल यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर दैट मीन्स कि अगर हमारे पास जो है 1 किलोवाट आवर जो है वो यूटिलाइज़ हो रहा हो 1 किलोवाट ठीक है पावर हम यूज़ कर रहे हैं और एक 1 आवर के लिए हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो जो टोटल हमारे पास एनर्जी होगी दैट विल बी 1 किलोवाट आवर और दैट इज़ इक्वल टू 1000 वॉट्स क्योंकि 1 किलोवाट है 1 आवर 3600 सेकंड्स और टोटल दैट इज 3.6 इंटू 10 वॉट सेकंड और जो वॉट सेकंड होता है दैट इज इक्वल टू जॉल। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जॉल जो है वो वॉट सेकंड के इक्वल होता है। सो ये यहाँ पे मेंशन भी है तो इसका मतलब ये है कि जो 1 किलोवाट आवर एनर्जी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 मेगा जॉल हम इसको ये भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। ठीक है, तो 3.6 मेगा जूल हो हमारे पास या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो या 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकंड हो ये सारी की सारी एनर्जी की यूनिट हैं जो कि 1 किलोवाट आवर के इक्वल हैं और यहाँ पे ये पूरी जो वैल्यू है ये आपके पास एमसीक्यू जो है वो बन के आ सकता है और आपने इस एमसीक्यू को एज इट इज मेमोराइज रखना है। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास किलोवाट आवर्स। अब जैसे हम किसी भी सर्किट में पावर की बात करते हैं तो हमें सर्किट में कुछ चीज़ों को रन करने के लिए मैक्सिमम पावर की ज़रूरत होती है दैट मीन्स कि हमें मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है मैक्सिमम वर्क डन करना है और मैक्सिमम चार्जेस को वहाँ से मूव करना है तो इन एनी या इन मैनी कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हमारे पास जितने भी दिए हुए हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। फ्रॉम द सोर्स टू द लोड मीन्स कि जो सोर्स उसको अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से चार्जेस ने मूव करना है और लोड मीन्स कि जिसके थ्रू उसने मूव करना है तो मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होना चाहिए। इसमें आपके पास जो है रेडियो हो गया या टीवी ट्रांसमिटिंग हमारे पास हो गई
उसमें क्या है कि आपके पास मैक्सिमम पावर पॉसिबल जो है वो होनी चाहिए, जो किसी भी ट्रांसमिटिंग मीडियम जो है या एंटीना सिस्टम के थ्रू जो पास करे। इसी तरह से हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर चाहिए हमें एम्पलीफायर से स्पीकर सिस्टम तक, ताकि मैक्सिमम साउंड सुनाई जा सके। और ये सारी चीज़ें जो है ये अप्लाई की जा सकती हैं या बनाई जा सकती हैं, और इस सब के लिए जो है इन सबको अकम्प्लिश करने के लिए, ये कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैचिंग की ज़रूरत होती है। और हमने किस चीज़ को मैच करना है, सर्किट के बाहर या एक्सटर्नल सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस आर गिवन है, और इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस जो आर हमारे पास, जो कि स्मॉल आर गिवन है, इन दोनों की मैचिंग से हमारे पास जो है वो पावर की वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो कम हो या ज़्यादा हो तो उसकी बेस पे जो पावर डिलीवर होती है किसी भी सर्किट में, वो मिनिमम या मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ उसने यहाँ पे बता भी दी कि अगर इफ़ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस और ग्रेटर देन द सोर्स रेजिस्टेंस, देन द पावर डिलीवर टू द लोड विल बी मिनिमम। तो अगर वो कम या ज़्यादा हो, जिसका मतलब ये है कि हमें आर और आर को इक्वलाइज करना पड़ेगा, दोनों ही रेजिस्टेंसेस को इक्वलाइज करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा हो जाए तो भी मसला है, कम हो जाए तो भी मसला है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे ही ये डायग्राम आप पहले भी देख चुके हैं, हमारे पास ईएमएफ एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक सोर्स दिया हुआ है, उसके बाद फिर करंट की डायरेक्शन गिवन है, और ये एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस हमारे पास दी हुई है। तो हमारे पास जो बैटरी का काम है, जो ईएमएफ का काम है, उसकी पावर क्या है, इस नेगेटिव से जो वर्क डन किया जाएगा चार्जेस को मूव करवाने के लिए इस पूरे सर्किट में, वो इसकी पावर है। ठीक है, उसी को हमने देखना है कि मैक्सिमम पावर के लिए हमने जाना है, तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ भी चलते हैं। तो लेट्स से कि जो करंट आई है वो फ्लो कर रहा है थ्रू एनी लोड रेजिस्टेंस आर, और हमें पता है कि जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वो मूव कर रहे हैं। इस प्रोसेस में अब जैसे-जैसे वो मूव कर रहे हैं, तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, ठीक है? कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कि अगर हमारे पास V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, किसी भी लोड रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, तो जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड है, दैट इज़ नोन एज़, दैट मीन्स कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड इज़ नोन एज़ पावर डिलीवर्ड टू R बाय द करंट I। ठीक है? अब इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि हमारे पास जितना देखो बैटरी जो है वो अप्लाई कर रहा है, वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, तो जितना ज़्यादा वो वोल्टेज अप्लाई कर रहा होगा, उसका मतलब उतना ही वो उसका लॉस हो रहा है, उसका अपना तो लॉस हो रहा है, लेकिन सर्किट में उतनी ज़्यादा पावर जो है वो अप्लाई की जा रही है, या सर्किट को उतनी ज़्यादा पावर जो है वो मिल रही है। ठीक है, और इसी से हमारे पास क्योंकि फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि P जो है वो आई वी के इक्वल होता है, और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर पुट करने से हमारे पास वैल्यू आती है आई स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे कि हम पहले एक चीज़ पढ़ के आ चुके हैं, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जो I है दैट इज इक्वल टू V E बाय आर बार। ठीक है, इस चीज़ को जो है वो हम शो भी कर सकते हैं, उसको शो करने के लिए मैं आपको जो है वो एक टॉपिक की पिक्चर दिखा देता हूँ। जी, तो जैसे हमने जो है वो टॉपिक पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। उस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई में हमने एक इक्वेशन लिखी थी I इज़ इक्वल टू V बाय R, और वहाँ पे हमने कहा था कि जो V है वो ईएमएफ के इक्वल है, और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये इक्वेशन पुट की थी, सेम इसी तरह से यही इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं अपने उस टॉपिक में। और यहाँ पे आप सेम आपके पास इक्वेशन जो गिवन है I इज़ इक्वल टू दिस वन, तो ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है, वही जो भी हमने आपको इक्वेशन शो कर दी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। और अब इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल आ गया, ये ईएमएफ आपके पास सोर्स गिवन है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो यहाँ से उठा के तो आप इस I की जगह पे पुट कर सकते हो। ठीक है, अब जब ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास I क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से यहाँ पे आपके पास E का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आई स्क्वायर करना है, और इसी तरह से आपके पास आर प्लस आर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों स्क्वायर आपके पास आ जाएंगे, तो टोटल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, दैट इज पी आउट इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तो बड़ा सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। मैं दो स्टेप ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा कि किस तरह से स्टेप ऐड करने हैं। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं अब, क्योंकि ये इक्वेशन जो नज़र आ रही है उसके बाद डायरेक्ट इस इक्वेशन तक तो नहीं पहुंचा जा सकता। इस इक्वेशन और इसके दरमियान में कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो उस कैलकुलेशन के लिए हम जो है थोड़ा सा कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं उसको। लेट्स से हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी दैट वाज, मैं उसको अगर हाईलाइट साथ साथ करता चला जाऊँ, तो वो हाईलाइट हमारे पास क्या है कि P इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ आ रही है।
अब इसी के साथ साथ हमें ये भी पता है कि जब हम इस a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपली जो है हम p इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर एज इट इज है। यहाँ पे जो आर स्क्वायर प्लस 2 आर आपको नजर आ रहा है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको जब हमने ओपन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि हमें पता है, हम एक चीज पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेशन है, जो फाइनल आंसर आने वाला है पावर डिलीवर्ड का, वो तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे पास सेटिंग ना की जाए द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो दोनों के दरमियान में जो सेटिंग करनी है उसको जब इक्वलाइज करना है तो हमें प्लस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, दोनों के दरमियान में डिफरेंस चाहिए, ताकि हम उसको एडजस्ट कुछ इस तरह से कर सकें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका जो डिफरेंस है वो हम किसी तरह से शो कर सकें। तो डिफरेंस को शो करने के लिए हम इसी इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन है एप्सिलॉन स्क्वायर आर एज इट इज आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, आर स्क्वायर भी एज इट इज है, आर स्क्वायर ये एज इट इज है। अब हमने क्या किया, इसमें डिफरेंस को ऐड करने के लिए खुद से -2r इसमें माइनस भी कर दिया और इसमें ऐड भी कर दिया। अब देखिए किसी भी इक्वेशन में आप कोई चीज़ खुद से माइनस कर दें तो वही चीज़ आप उस खुद से प्लस भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब आपके पास ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये है, मगर आप यूँ यूँ आपको कह दूँ कि आपके पास ये वाला आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर और ये -2 आर, इन तीनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से आपके पास इक्वेशन बन जाती है एप्सिलॉन स्क्वायर आर एज इट इज आएगा, आर माइनस आर होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप उसकी बात करते हैं तो आपके पास जो गिवन है, ये वाला जो 2 आर है और ये वाला जो 2 आर गिवन है, इन दोनों को अगर आप ऐड अप कर दें तो ऐड अप करने से आपके पास क्या बन रहा है, +4 आर। ठीक है जी, यहाँ तक तो इक्वेशन हमारे पास जो है वो डिराइव हो गई। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये सेम इक्वेशन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास वही इक्वेशन गिवन है कि टोटल पावर आउट इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इसको स्क्वायर को हमने ओपन किया, ठीक है, और इसके स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने नेक्स्ट जो है उसी में खुद से माइनस भी कर लिया, खुद में उसमें ऐड भी कर लिया और खुद से माइनस प्लस करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन यहाँ तक आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4 आर आता है। ठीक हो गया, ये तो होगी एक सिंपल इक्वेशन। अब हमें क्योंकि पता है कि हम मैक्सिमम पावर तब हमें फाइंड हो सकती है जब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है, अब ऊपर हम पढ़ के आए हैं, मैं आपको दोबारा भी वो लाइन दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक चीज़ बड़ी क्लियरली गिवन है और वो चीज़ क्या कह रही है, वो चीज़ हमें ये बता रही है कि लेट्स से हमारे पास वी वांट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम एम्पलीफायर टू लोड स्पीकर सिस्टम और दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रॉपर मैचिंग ऑफ द लोड रेजिस्टेंस आर एंड द सोर्स रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये अकम्प्लिश ही तब किया जा सकता है जब आप लोड रेजिस्टेंस आर को और सोर्स रेजिस्टेंस आर को कंप्लीट करते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमने बता दिया कि इफ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस और ग्रेटर देन द सोर्स देन द पावर डिलीवर्ड इज नॉट मैक्सिमम और वी कैन से दैट इज मिनिमम। ठीक है, तो हम वापस उसी टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें बता दी। तो यहाँ पे अब r को इज इक्वल टू अगर r पुट करते हैं तो आपके पास r माइनस आर कितना होता है, दैट इज जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन आपके पास बच जाएगी p इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4r इंटू आर। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ आपके पास यहाँ से बच जाएगी, बाकी आपके पास जो है वो एज इट इज ये जीरो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये भी पता है कि हम इस कैपिटल R को यहाँ से इस कैपिटल R के साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब आपने उसके साथ कैंसिल आउट कर दिया तो फाइनल इक्वेशन यू विल गेट P इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4R। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको यूँ कह सकते हैं कि दिस पावर इज द मैक्सिमम पावर आउटपुट गिवन बाय एनी सोर्स। राइट, यहाँ तक हमारे पास जो है इस कैलकुलेशन को आपने अपने माइंड में रख लेना है। ये हमारे पास सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो किसकी गिवन है, वो दो स्टेप्स जो हमें वहाँ पे गिवन है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप बता सकते हैं इसको कि हमने कहाँ से इसको लेके चले। अब इसकी तरफ हम वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी, तो इस टॉपिक के मुताबिक हमने यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन बना ली। इस फाइनल इक्वेशन के बाद ये पावर आउटपुट हमारे पास शो हो रही है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं वही चीज़ कि हमने R को R के इक्वलाइज करना है। ठीक है, जब इक्वलाइज करेंगे तो आपके पास जो पावर आउट है वो मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। अब मिनिमम तब है जब आपके पास वो R इज इक्वल टू R नहीं है और मैक्सिमम तब है जब R और R जो है वो दोनों इक्वलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को कह देते हैं, thus it can be concluded that the maximum power is delivered to a load resistance R when the internal resistance of the second source, yeah, source of EMF is equal to the load resistance.
ठीक है, कि हमें मैक्सिमम पावर तब मिलेगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है ये दोनों आपस में इक्वलाइज़ हो जाएँगे, और उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इसको कहते हैं। और मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमारे पास हमने आगे प्रूव भी की है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4r। क्योंकि जो कैपिटल R है और स्मॉल r इक्वल हैं, तो हम दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम स्मॉल r भी लिख सकते हैं, हम कैपिटल R भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पावर डिलीवर्ड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा टॉपिक जो है वो आपको समझ भी आ गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो वो आप बता दें ताकि उसको हम पहले क्लियर करें, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बाकी जो है वो नेक्स्ट अपने टॉपिक में स्टार्ट करेंगे बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।